ओके, सो आज अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोगों का मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका था। ओके, और आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ओके। कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रखा था, डेट इज स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। What weight of AgCl? What weight of AgCl? What weight of AgCl will be precipitated? Will be precipitated. What weight of AgCl will be precipitated when a solution containing 4.77 gram of NaCl, when a solution containing 7 gram of NaCl is added to a solution of 5.77 gram of AgNO3. 5.77 gram of AgNO3. ओके, सो अच्छा, किसी का माइक ऑन है? कुछ डाउट है, पूछना है? नहीं, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको कहा जा रहा है कि NaCl का एक सॉल्यूशन है आपके पास, एंड इन दैट सॉल्यूशन NaCl इज हाउ मच? 4.77 ग्राम। सिमिलरली एक और सॉल्यूशन है आपका AgNO3 का, उसमें कितना प्रेजेंट है? वो 5.77 ग्राम, एंड वी आर एडिंग दिस टू सॉल्यूशंस, and you have to answer how much AgCl will be precipitated. So the very first step you have to do is to write the complete balanced reaction. ठीक है, जब आप एक बार बैलेंस्ड रिएक्शन इसका लिखोगे, उसके बाद आपको स्टोइकियोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत आसान लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत करा है हम लोगों ने। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। सर एक बार क्वेश्चन स्टार्ट से रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। What weight of AgCl will be precipitated when a solution containing 4.77 gram of NaCl is added to a solution of 5.77 gram of AgNO3। ठीक है, बाकी तो आपको सबका मास पता ही है। Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, ये तो आपको पता ही है। बताइए। ठीक है, सो बेसिकली अगर अपन रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो वो तो सिंपल है, आप लोग देख सकते हो क्या होगा। आपके पास क्या है? NaCl और क्या है? AgNO3। हेलो सर। हाँ जी, सर क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे लिख दीजिए ना। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देना थोड़ा, मतलब क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है मैडम, मतलब समझ रही हूँ, मतलब आपके बात को मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आपको NaCl इतने अमाउंट में प्रेजेंट है आपके पास 4.77 ग्राम, AgNO3 आपके पास 5.77 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों को अपन मिक्स करते हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन को अपन मिक्स करते हैं, तो कितना AgCl फॉर्म होगा, कितना AgCl प्रेसिपिटेट होगा, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन। और बेसिकली जो रिएक्शन आपको फॉलो करना है वो यहाँ पे क्या है, आपका NaCl प्लस AgNO3 क्या फॉर्म करेगा?
आपको क्या दिया है, हाउ मच AgCl, ये तो आपको दिखा है AgCl और एक NO3। तो बेसिकली ये जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये सिंबल किसका होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। और अगर मान लो मैं कभी ऊपर का एरो दिखाऊंगा तो वो क्या होता है, गैस का सिंबल। ये गैस का सिंबल मान लो कभी ऐसा किया तो ये किसका सिंबल है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कॉपी में कहीं साइड में ऐड कर लेना। तो आपको बताना है कि आपका कितना AgCl प्रेसिपिटेट किया सर। हाँ जी बताइए। सर गैस हमेशा डायटोमिक फॉर्म होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो नियन गैस फॉर्म हो गया तो डायटोमिक होता है क्या, SO2 गैस फॉर्म हो गया डायटोमिक है क्या, NO2 डायटोमिक है, नहीं सर, CO2 नहीं सर। बहुत सारे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं ऐसा बस मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें x क्या है, x कुछ भी हो सकता है, वो दिखाने का तरीका है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ठीक है कोई बात नहीं, आप इस x2 को हटा दो, आपको कंफ्यूजन, यहाँ गैस ही लिख लो प्रॉपर, और यहाँ भी x y को हटा करके PPT लिख दो सीधा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, है ना। x2 में इसलिए लिखा कि N2 O2 सब एक ही जैसा है ना, Cl2 Br2 बस इसलिए लिखा। ओके बताइए क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। एंड आई होप मैडम आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। अब मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं इसलिए टाइम टेकिंग थोड़ा होता है ना, व्हाट इज द वैल्यू, इतना क्यों लिखना, सारा इंफॉर्मेशन तो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये इतने अमाउंट में मिक्स किया गया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो बताओ ये AgCl कितना फॉर्म, तो क्वेश्चन बोर्ड पे ही है पूरा, बाकी तो लैंग्वेजेस है सिर्फ। बताइए, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए किसी का आंसर आ रहा है कुछ, सर 4.87 ग्राम। 4.87 ग्राम, करेक्ट आंसर, गुड। Sir, I also got the answer. चलिए सॉल्व करते हैं। अपने लोगों को क्या है, सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देख लिए कि जो रिएक्शन है वो बाय डिफॉल्ट बैलेंस ही है ना, सारा 1 1 ही होगा कोएफिशिएंट, और है भी सारा 1, तो कोई टेंशन की बात नहीं है अपने पास। अच्छा अब देखते हैं कि हमसे पूछा गया है AgCl का कितना अमाउंट फॉर्म होगा, तो अपन देख लेते हैं रिएक्टेंट का कितना अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका जो NaCl है इट इज 4.77 ग्राम, AgNO3 is 5.77 ग्राम। बट अपने को क्या पता है, अपन डायरेक्टली मास या वॉल्यूम से सामने वाले का आंसर नहीं कर सकते, अपने को मोल्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, एक तो बात पता है अपने को। अपन क्या करेंगे, इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताओ NaCl का मास कितना आ रहा है, बताओ Na plus Cl कितना आएगा, बताओ। 58.5 ग्राम। ये आपके पास आ गया कि मोल्स ऑफ NaCl, जो भी वैल्यू आएगी इतने मोल्स प्रेजेंट है NaCl, ठीक है। अच्छा और ये इसकी कितनी आएगी, आपका हो गया 108 प्लस कितना आ गया बता दो, निकाले होगे ना, और 48, ठीक है, कितना हो गया 071, 170 सही है ना, ये आपके पास है। अब ये दोनों के मोल्स हमारे पास आ गए। अपने लोगों को ये देखना है सबसे पहले कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि आपको ये पता है ना कि अपने को इसके साथ इन दोनों को करना है रिलेट या फिर इसके साथ करना है इन दोनों को रिलेट। वो कैसे होगा कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो बताइए इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसमें लिमिटिंग आपका निकाल पाना बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो निकाल पाना बहुत ही आसान है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट पहले से कितना 1 ही है, तो कोई भी टेंशन नहीं। अपन क्या करते थे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट तो 1 ही है भैया, इसमें भी अपॉन 1 ही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कोएफिशिएंट अलग भी हुआ होता, यहाँ मान लो 2 होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ अपॉन 2 करके अपन चेक करते कौन सा वैल्यू हायर है। जो वैल्यू बड़ी होती उसको अपन एक्सेस में बोलते हैं, जो छोटी होती वो आपकी लिमिटिंग रिएजेंट कहलाती, और जो लिमिटिंग रिएजेंट आपकी होती है उसी से हम लोग इन दोनों का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इस केस में क्या आ रहा है बताओ, कौन सी वैल्यू आ रही है, अपने को दिखाई पड़ रहा है इस केस में ये जो वैल्यू है वो क्या है बताओ, AgNO3 is our what,
भाई इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, बताओ। AgNO3। AgNO3, तो जल्दी आंसर करो, थोड़ा फटाफट आंसर करो, क्या कर पाओगे। ये है, आप सिंपली देख सकते हो, ये वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, आपको दिख रहा है यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है, नीचे इसका 3 गुना है ये वैल्यू छोटी ही आएगी। अगर ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इफ इट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, तो हम लोग AgNO3 का अमाउंट भी इसके हेल्प से गेस करेंगे। अब कैसे करेंगे, AgNO3 का 1 मोल कोएफिशिएंट देखो, हर किसका क्या है कोएफिशिएंट 1 ही है, ठीक है। अपन ये देख रहे हैं AgNO3 का 1 मोल से AgCl का भी 1 मोल फॉर्म होता है, तो AgNO3 के इतने मोल से इसका भी इतना ही मोल फॉर्म होगा, मतलब 5.77 अपॉन 170 इतने मोल्स ही AgCl के भी फॉर्म होंगे और NaNO3 के भी होंगे, बट वी आर नॉट आस्क्ड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ NaNO3, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये इतनी मोल्स आ गई। हाँ, हम लोगों से क्या वो मोल्स पूछा है, नहीं, हम लोगों से वो मास पूछा है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AgCl के मोलर मास से। ये AgCl का आपका क्या आ गया, मोल्स आ गया, अपन AgCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आता है वैल्यू बताओ। AgCl का मोलर मास का वैल्यू कितना आ रहा है, 143.5, ठीक है, 143.5, ये दोनों को ऐड करो, 108 और 35.5, बस इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका आंसर है। क्या आ रहा है आंसर बताओ, कितना आया था आंसर, 4.87 आ रही है इतनी, सबकी आंसर इतनी आ रही है, कर लो। और जिसने आंसर दिया था मैडम, आपका ये आंसर आ रहा है, ऐसे ही आया था ना। Yes, sir. चलिए ठीक है, ओके। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा, देखते हैं टाइम बचता है तो और भी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। अभी अपन लोग अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे, टेंशन नहीं है। कैसे करना है समझ रहे हो ना। सबसे पहला हो गया कि आपको रिएक्शन का पता हो, और रिएक्शन के बारे में आपको आइडिया अगर है एक बार, उसके बाद आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो, आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन आपको आइदर मास के टर्म्स में दिया होगा और वॉल्यूम के टर्म्स में, और नहीं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में दे सकता है। आप उससे मोल्स निकाल लोगे और फिर इसके मोल्स की हेल्प से इन सबके मोल्स को निकाल लोगे। हाँ, एक सवाल यहाँ पे क्या आएगा, सर किसके मोल को देखा जाए, AgCl का या फिर AgNO3 का, रिएक्टेंट दो है, वहां पे क्या देखना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो बताएगा कहां तक जाएगा रिएक्शन। क्योंकि मैं अगर हार गया, मतलब इसमें मान लो जो AgNO3 है वो पूरा कंज्यूम हो गया, तो क्या NaCl अकेला AgCl और NaNO3 बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा ना। तो फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो, सही बात है। तो फिर उससे हम लोग यहाँ पे इसके भी मोल्स निकाल लेंगे। अब अगर हमसे क्वेश्चन में वो मोल्स पूछा होता तो हमारा आंसर ये हुआ होता, वो हमसे मास पूछा तो हम लोगों ने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। वो अगर वॉल्यूम पूछा होता तो क्या करते, बताओ, कुछ भी बताओ। तो वॉल्यूम से मोल्स निकाल लेते थे। मतलब इसका वॉल्यूम मान लो अगर पूछ दिया होता क्या करते आप लोग, मतलब क्या आप लोग का सवाल होता है, क्या जवाब होता है, क्या लगता है, 22.4 करते हैं, है ना सर। जो वॉल्यूम दिया है उसको, यस सर, 22.4 जो है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. यार कैसे यस सर कर रहे हो यार, 22.4 जो है वो सिर्फ गैसेस के लिए है ना, और वो भी आइडियल कंडीशन पे। ये गैस फॉर्म हुआ है क्या इधर, ये दोनों AgCl PPT फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब नीचे में आप समझ सकते हो, अगर कोई रिएक्शन आप कैरी आउट कराओगे ना, उसके नीचे में उसका एक लेयर बैठ जाएगा नीचे आकर, PPT फॉर्मेशन। अगर डेंसिटी उसका कम रहा तो हो सकता है आपको ऊपर में भी दिखाई पड़े, बट वो अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। हम लोग कभी दो चीज को करते हैं रिएक्ट, और वो दोनों मिल करके एक जगह चला जाए, उस चीज को छोड़ करके उसको बोलते हैं PPT फॉर्मेशन। इसको सिंपल सा एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लो कहीं पे कोई एक फंक्शन है, कोई पार्टी है, आप लोग वहां पे गए, ठीक है, आप गए और भी लोग वहां पे आते हैं, तो आप वहां पे गए, डिसॉल्व हो गए खुद को, मतलब पार्टी के मूड में अपना को ढाल लिए आप, आपका फ्रेंड भी जो आया वो भी ऐसे ही है, और फिर वहां आप दोनों मिल गए,
कि अरे भाई तू यहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसा है। आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग दोनों मिल करके थोड़ा साइड हो जाते हैं, क्या यहाँ बहुत आवाज नहीं आ रही है, चलते थोड़ा बाहर और बातें करते हैं। तो आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, आप दोनों मिल करके उस पार्टी के एनवायरनमेंट में उस सॉल्यूशन को मान लिया जाए तो आप लोग पीपीटी फॉर्मेशन करती है, मतलब उससे आप लोग अलग हो गए। पीपीटी फॉर्मेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, ये होता है पीपीटी फॉर्मेशन का मतलब। अच्छा चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंसंट्रेशन टर्म। कोई दिक्कत किसी को, ये बताओ। वॉल्यूम क्या हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल। अगर आपको वॉल्यूम पूछा होता ना तो आपका सवाल ये होना चाहिए था, सर सॉलिड है 22.4 काम नहीं आएगा, आप मेरे को डेंसिटी बताओ। फिर आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर आप मेरे को डेंसिटी बताओ AgCl का, तब अपन मास डेंसिटी वॉल्यूम निकाल लेंगे। मास अपॉन डेंसिटी करके सॉलिड कैसे निकालते हैं, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो उस तरीके से आता है वो। वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको देकर नहीं रखा तो सवाल आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी सॉलिड हो और लिक्विड हो उसका आप लोग वॉल्यूम डायरेक्टली मास से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको वो दोनों गैस नहीं है ना कि फैल जाएंगे, गैस का आप निकाल सकते हो आइडियल कंडीशन में। हाँ ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। बोर्ड इनविजिबल, बोर्ड इनविजिबल, इनविजिबल मैन हो गया है क्या मैं अब? ठीक है, अब अभी बताओ थोड़ा, बोर्ड विजिबल है, कुछ दिख रहा है इधर? पहले भी ठीक ही था। यस सर वहां पे लाइट लाइट आ रहा है तो ठीक। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा ऊपर नहीं लिखूंगा, इधर नीचे में ही लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब इसका हुआ क्या, पहले ये बता दो। देखो भाई, जो क्लास 11th के हैं और 13th, कंसंट्रेशन टर्म्स आइदर इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है या फिर आप कह लो लिक्विड सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया जाता है, कहीं भी पढ़ाया जाए बात सही है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा आइडिया को पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि आप बहुत जगह क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि यार मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब टर्म्स यूज करता है, तो यू कांट वेट फॉर द थिंग्स टू स्टडी कि लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा काम चलेगा, कि तब तक में बहुत जगह पे आपको मिलने वाला है। आप जब पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम तो बहुत जगह आपको मिलेगा, मोलैरिटी ही खाली लिखा रहता है हर जगह पे, तो समझो कैसे फिर, तो एक आइडिया आपको होना ही चाहिए कंसंट्रेशन। चलो अब सवाल आता है कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं और टॉपिक क्या है। अच्छा देखो, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये होगा, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, पीपीए, पीपीवी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलैरिटी, बहुत है, बहुत है, ठीक है। सवाल आता है सर बहुत टफ होगा ना, कुछ भी नहीं है, तो सर इतने सारी चीजें क्यों है। अच्छा चलो, इसको मैं आपको देता हूं एनालॉजी। अब ये बताओ कि मान लो अपन लोग क्या है, टीचर, ठीक है, आप लोगों में से किसी के पेरेंट आते हैं और मान लो ये पूछते हैं हर टीचर से, समझना बात, हेलो सर, हेलो सर। ठीक है, सबको दिख रही है वो, आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ठीक है। देखो अब मान लो क्या मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए कि आप लोगों में से किसी के पेरेंट आते हैं और आपके बारे में इंक्वायरी करते हैं कि जो मेरा बॉय है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मान लीजिए मेरे से पूछे, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, मैं देखा, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि हाँ अच्छा कर रहा है, मतलब बढ़िया है, अच्छा पढ़ रहा है और चांसेस है हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, किसी और टीचर से अगर पूछने जाते हैं आपका फीडबैक की क्लास में कैसा है, वो क्या सेम आंसर देंगे क्या? नहीं, वो क्या बोल सकते हैं, हाँ बढ़िया है, मतलब अच्छा कर रहा है, बट उसको कहिए कि इस जगह पर थोड़ा और मेहनत करे, और ओवरऑल काफी अच्छा है। अच्छा, वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, समझ, कहना हर कोई एक ही बात चाह रहे हैं। और किसी से अगर पूछने जाते हैं कोई उसको ये भी जवाब दे सकता है,
हाँ मतलब वो लड़का है ना उससे अच्छा है, मतलब ये भी जवाब मिल सकता है आपको कि उससे अच्छा है, अच्छा ठीक है। और कोई पूछ ले जाते हैं किसी और से, कोई ऐसा बोल सकता है कि मतलब हाँ उससे सवाल जब मैं क्लास में करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो जवाब दे देता है, अच्छा लड़का है। सवाल ये आ रहा है एक ही चीज को कहने के लिए, एक ही चीज वो लोग कहना चाह रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस के बारे में ही हर कोई बात कर रहा है, बट अलग अलग लैंग्वेज क्यों है? कोई बोलता है हाँ बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा हो जाएगा, कोई बोलता है कि उससे अच्छा है, कोई बोलता है कि सवाल पूछता हूँ रिस्पॉन्स देता है, कोई बोलता है हाँ बहुत अटेंटिव है और अलर्ट रहता है क्लास में। मतलब ऐसा अलग अलग क्यों? अरे हो ही सकता है, क्या बड़ी बात है इसमें। बट मेन इसमें चीज ये है, मेन फोकस की बात ये है, हर कोई एक ही चीज के बारे में कहना चाह रहा है, मतलब आपके परफॉर्मेंस के बारे में ही हर कोई अलग अलग टर्म्स में बात कर रहा है। कंसंट्रेशन टर्म्स में भी हमारे पास अभी जो मैंने आपको बताया मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, सब कुछ जो है ना वो सब अलग अलग टर्म्स है बताने के, बट बता हर कोई सेम चीज रहा है। अच्छा मतलब देखो, अगर मान लो अब ये टर्म्स क्यों आया कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको मतलब क्या है समझना। ये मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें मान लो वाटर प्रेजेंट है, मान लेते हैं सॉल्वेंट क्या है, मान लेते हैं वाटर, ठीक है वाटर है। अच्छा इसमें मान लो कि मैंने एग्जांपल के लिए मान लो 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और वाटर कितना प्रेजेंट है, मान लेते हैं वाटर इसमें 2 लीटर और हमने उसमें 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया। सवाल ये है केमिस्ट्री के टर्म्स में केमिस्ट लोग ऐसे बात करेंगे इसका कंसंट्रेशन क्या है, वहां आपको ये नहीं जवाब देना है सर 30 ग्राम, हाँ 30 ग्राम NaCl 2 लीटर वाटर, मतलब आप ठीक बोल रहे हो बट ऐसे कोई जवाब नहीं दे, इसी को आपको अलग अलग टर्म्स में जवाब देना है। और कोई हो सकता है इसी को मोलरिटी में आंसर करे कि सर x मोलर है, कोई इसको नॉर्मलिटी में आंसर करे कि सर y नॉर्मल, हो सकता है कोई इसको मास बाय मास में आंसर करे कि सर 20% मास बाय मास मतलब वेट बाय वेट रेशियो ऑफ NaCl टू H2 सॉल्यूशन, ऐसे आपको आंसर करे। कोई इसको आंसर कर सकता है मोल फ्रैक्शन, बट सबका जो मीनिंग होगा ना वो सेम होगा कि 30 ग्राम NaCl 2 लीटर वाटर, उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके अपने पास, ये हुआ इसलिए इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे पास, इसलिए टर्म से कंफ्यूजन नहीं लेना है। होता क्या है अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए कुछ अलग अलग टर्म्स ज्यादा यूजफुल होते हैं, हैंडी होते हैं, तो ऑप्शंस हमारे पास हमेशा ही होना चाहिए और कौन सा पिक करना है इट इज एट आवर विल कि हम लोग क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो इससे स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा, और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये मेरे को बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या समझते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डेफिनेशन थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग से। सॉल्यूट मतलब जो डिसॉल्व होता है। हाँ सॉलिड मतलब सॉरी सॉल्यूट मतलब क्या, सर जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है, गुड। और जो और आपका जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट, एवरीवन एग्री विद द डेफिनेशन और एनीबॉडी हैज एनी अदर ओपिनियन अबाउट दैट, बताओ बताओ बताओ। No, sir. मतलब सेम आंसर है मोर और लेस सबका, ठीक है। चलिए मैं आपसे Yes, ही sir. क्वेश्चन, ठीक है चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी डेफिनेशन थी एंड जो लोग उससे एग्री कर रहे थे वो लोग आंसर। ये मान लो हमारे पास क्या है, ये नहीं ऐसे भी अच्छे से बना देते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, ये मान लो क्या है शुगर बैग, क्या है ये शुगर बैग, ठीक है। इसमें कितना शुगर है, 100 kg शुगर है। सोच सकते हो शुगर बैग बिल्कुल 100 kg उसमें भरा हुआ है, उसमें गलती से मान लो 5 ml वाटर गिर गया हमसे, हम लोगों ने गलती कर दिया, गलती से बाय मिस्टेक मान लो पानी पी रहे थे, वही सामने खड़ा है ना, मेरा गोडाउन है बिल्कुल शुगर का, ठीक है, और मैं वहां पानी पी रहा था, हल्का सा पानी गिर गया उस पे। अब बताओ कि तो आपके अकॉर्डिंग वाटर क्या है, वाटर क्या है, सॉल्यूट, और चीनी क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ठीक है समझना इस बात, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि आपका इसी को मानो थोड़ा उल्टा कर देते, इसी को थोड़ा सा आप लोग उल्टा कर देते, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मान लो पहले से क्या है वाटर, वाटर कितना है मान लेते हैं 100 लीटर, ठीक है, वाटर 100 लीटर, आप उसमें ऐड कितना ऐड किए, मान लेते हैं 10 ग्राम, कुछ भी वन मान लेते हैं ना, 1 मोल पे सब मोल को डिफाइन करना चाह रहे हैं, 100 ग्राम ऐड कर दिया, इसमें सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन,
ये बताओ। सर पानी है सॉल्वेंट और शुगर है सॉल्यूट। अच्छा यस सर। अच्छा ठीक है। अगर मान लो इसको उल्टा कर दिए तब क्या होगा? मतलब पहले से मेरे पास एक बड़े से कंटेनर में शुगर प्रेजेंट है, मान लो 100 ग्राम 1 केजी प्रेजेंट है, उसमें हम लोगों ने वाटर बाहर से ऐड कर दिया 100 लीटर। सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? सर तभी सेम ही होगा, वाटर सॉल्वेंट रहेगा। Sir, it's a heterogeneous mixture. अच्छा तो वो तो हमेशा होगा हेटेरोजेनस। अरे अगर ये नहीं, जो ये होगा सेम तो वो होगा ना। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेज अ क्वेश्चन ऑन योर डेफिनेशन कि व्हाट इज बीइंग एडेड इज सॉल्यूट एंड इनटू व्हिच इट इज एडेड इज सॉल्वेंट। तो यहाँ थोड़ा उल्टा अगर कर देते हैं, इसको इसमें नहीं इसको इसमें ऐड करें, तो फिर आपका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा क्या? आप No, फील sir. कर पा रहे हो कि डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा यार? नहीं क्या किया जाए बताओ, कैसे डिफाइन किया जाए? कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन का सबसे कम पार्ट। Sir, may I? हाँ ट्राई ट्राई। Sir, Yes, the go ahead. part of solution that is present in the great amount of solvent is called solvent. जो ग्रेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, ऐसा बस? Yes, sir. अच्छा अच्छा यस सर। ठीक है, चलो मानता हूँ आपकी बात को। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर ऐसा है तो फिर ये मान लो मेरे पास वाटर है, समझना बात, ये मेरे पास वाटर है 1 लीटर, ठीक, और यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, मान लो कि NaCl मैंने ऐड शुगर ही ऐड किया, मान लेते हैं 1 kg शुगर इसमें डिसॉल्व कर दिया। सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? थोड़ा ज्यादा ही कर देता हूँ, छोड़ो, यहाँ पे करता हूँ 1.1 kg, 1.1 kg, और वाटर भी ले लिया केजी में ही। चलो आपको टेंशन ना हो कि सर वॉल्यूम, ये भी 1 kg और ये भी 1.1 kg। अब सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? हो सकता है आप लोग ये सोच लो अभी कि सर ये पहले ये इतने पानी में डिसॉल्व होगा क्या? हो सकता है वो सैचुरेटेड हो जाए और ये सब आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलने लगे। मैं ये कहूंगा कि टेम्परेचर तो प्रोवाइड करने से सॉल्विटी बढ़ती है ना, तो ये मानकर चलो अपन इसको हीट करते जाएंगे। जब अपने को ये फील होगा कि ये सैचुरेटेड हो रहा है, अपन हल्का सा हीट कर देंगे, तो उसका और ज्यादा डिसॉल्व करने का कैपेसिटी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अपन पूरा 1.1 इसमें डिसॉल्व कर, क्या होगा आगे बताओ? सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? which is in greater amount, right? Greater amount में कौन है? Greater amount में कौन है? Sugar. So sugar is the solvent and water is solute, right? Yes, sir. नहीं नहीं, आपको फील भी आ रहा है और ये सही बात भी है कि sugar is the solute and it is the solvent. यस क्या करें? यस। आते हैं अब इसके डेफिनेशन। मोस्ट बेसिक आप जो जवाब दिए ना अभी कि जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये पहले के डेफिनेशन से सबसे अच्छा डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन पे अपन पहुंच भी रहे हैं थोड़े समय के बाद। बट समझ लेते हैं इसको क्यों यहाँ पे चैलेंज किया गया, समझना बात को। जो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन पढ़ सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। कोई कहेगा कि जो डिसॉल्व हो जाए बच जाए सॉल्यूट, सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, गैस, तो ठीक है सब चलता है। एक डेफिनेशन जो अपने अपने कॉन्सेप्ट में अपने दिमाग में आपको बना लो, तुम फिक्स, यही डेफिनेशन है इसका तरीका। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताने का पता है तरीका क्या होता है? अपन दोनों को देख करके ये बता ही नहीं सकते हैं which one is solute and which one is solvent, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका आंसर ये है, दोनों को मिक्स करो, मिक्स करो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा, वो फाइनल सॉल्यूशन जिसके स्टेट में मैच करेगा ना, ये लिक्विड अगर बन गया तो इसका मतलब जो लिक्विड था वो सॉल्वेंट था। अगर ये दोनों को मिक्स करने के बाद ये सॉलिड रह गया, तो जो सॉलिड था वो सॉल्वेंट था। एग्जांपल समझो, जब हम लोग 5 ml वाटर को 100 kg शुगर में ऐड किए तो ये पूरा लिक्विड बन गया था क्या? जल्दी बताओ। No, sir. नहीं, ये पूरा सॉलिड में ही रहा ना। इसका मतलब अगर फाइनल सॉल्यूशन का स्टेट सॉलिड है तो जो इनिशियली सॉलिड था ना वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो इसमें शुगर था तो शुगर इज द सॉल्वेंट इन दिस केस। यहां पे देखो तो अकॉर्डिंगली, यहां भी देखो तो अकॉर्डिंगली। अब क्लियर हुआ कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? अमाउंट मैटर नहीं करता है, बात को समझना, अमाउंट मैटर नहीं करता है। मिक्स करो, जो फाइनल स्टेट होगा वो जिससे मैच करेगा वो सॉल्वेंट है। यहां तक क्लियर? ये बताओ। Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर दोनों लिक्विड हुआ तो हाँ सर, अगर दोनों लिक्विड हुआ तो
हाँ बस वही अगला मेरा क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर सबको? जो लोग कह रहे हैं यस सर उनके लिए सवाल ये है, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर वाटर है और उसमें मैं 1 लीटर अल्कोहल मिक्स कर देता हूँ। अल्कोहल क्या है भाई? CH3 C2H5OH, ठीक है। इथानॉल अपन पीते हैं, अब पीते हैं मतलब अगर पीते हो तो इथानॉल पीते हो, इथानॉल नहीं पीते, इथानॉल पिए निकल जाओगे ऊपर। मुझे नहीं बोलता ऐसे करके, कहीं न्यूज़ नहीं आता है कच्ची शराब पी करके लोगों की मौत, है ना, चुनावी शराब तो वो चुनावी शराब यही होता है, CH3OH होता है इथानॉल। ये इथानॉल ही अपन लोग अल्कोहल की तरह ले रहे होते हैं जो पीते हैं उनके लिए। तो बताओ इसमें आपका सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? बताओ। सर both are in The equal amount. solvent water है। अब पंगा हो रहा है ना अपने को, पंगा हो रहा है अपने को। Yes, sir. समझना बात को, जब स्टेट्स अलग अलग थी, जब स्टेट्स अलग अलग थी तो आंसर क्या था? डेफिनेशन मिक्स करो जिससे मैच कर जाए सॉल्वेंट। क्वेश्चन कहाँ रेज होता है? दोनों का स्टेट सेम है सर, मिक्स करने के बाद भी सेम स्टेट रह गया, अब क्या करें? अब डेफिनेशन होगा जो मैडम ने दिया था ना पहले, कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सर वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो ये समझ लेना, जब स्टेट सेम रहे ना तो देखना ज्यादा अमाउंट किसका। क्लियर? और सर इक्वल रहा तो कोई कुछ नहीं है उस सॉल्यूशन में, एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पता है समझना कि कोई कुछ नहीं है, इसमें एक कोई कुछ है। इसमें जो वाटर है ना वो सॉल्वेंट है, दोनों 1 लीटर ही है बट वाटर सॉल्वेंट है। इस पे हम लोग बस पहुंचने वाले। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर कि अलग अलग स्टेट होगा, मिक्स कर देंगे, फाइनल सॉल्यूशन जिससे मैच करेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, पहला। दूसरा, जब दोनों का स्टेट सेम रहेगा तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारा सॉल्वेंट। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बताओ। Yes, sir. ओके सबको? अच्छा, अब सवाल आता है सर ज्यादा अमाउंट किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप? समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 लीटर वाटर 1 लीटर C2H5OH इसको बोल रहे हो सर, या फिर 1 kg वाटर और 1 kg C2H5OH? अब सर ये अपने को पता है कि 1 kg इज नॉट इक्वल्स टू 1 लीटर। वाटर के लिए अपन एज्यूम तो कर लेते हैं कि 1 ml पर सेंटीमीटर क्यूब, अल्कोहल का डेंसिटी कम होता है तो इसका 1, यहाँ बस 1 1 और 1 सेम नहीं है ना, आप समझ पा रहे होगे। ये दोनों का अमाउंट अलग अलग है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है सर, आप जो कह रहे हो कि इफ दोनों सेम स्टेट में होंगे तो जिसका अमाउंट ज्यादा हो, अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लीटर, केजी, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ रहा है। Yes, sir. Amount with respect to moles, neither liter nor kg, with respect to moles। ये ध्यान रखना, मोल्स जिसका ज्यादा होगा ना वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मोल्स कम होगा वो सॉल्वेंट। लीटर, वॉल्यूम, केजी सब कुछ नहीं होता, फिजिकल यूनिट नहीं चल रहा है, ठीक है, केमिकल यूनिट में बात करिए मोल्स। अब आपको पता है 1 kg वाटर में मोल्स कितने आएंगे? समझना, 1 kg वाटर में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1000/18, 55.55 आता है, ठीक है। और आपका 1 kg C2H5OH में कितना आएगा? आपका 1000/C2H5OH का जो मास आएगा उतना आएगा। कितना आता है? 18, 20, 42, पता नहीं कुछ ऐसा आएगा नंबर, वो देख लेना। बट वाटर से तो ज्यादा ही आएगा। अगर वाटर से ज्यादा आएगा उसका मोलर मास तो उसका मोल्स कम होगा ओवरऑल 1 kg में। तो उसका मोल्स अगर कम है तो अपन क्या कहेंगे? C2H5OH इज सॉल्यूट हियर। आई होप अब आपको क्लियर होगा। फेज स्टेट मिक्स करो, देखो किससे फाइनल मैच कर रहा है वो सॉल्वेंट। अलग अगर सेम फेज के होते हैं, सेम स्टेट के होते हैं तो फिर जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, अमाउंट किसको देखते हुए? मोल्स को देखते हुए। मोल्स किसका ज्यादा है उसको बोलेगा अमाउंट ज्यादा। चले आगे बढ़े। अब ये बताओ सॉल्यूट सॉल्वेंट से क्लियर? चलिए सर लेकिन जब सेम हो जाएगा, सर लेकिन जब सेम हो जाएगा तो आप बोले कि कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप बोल रहे हो दोनों सेम रहे, बिल्कुल। अब सेम इस रिस्पेक्ट में नहीं कि 1 kg इज नॉट सेम। हाँ, अगर मोल्स दोनों का सेम आ गया ना, मोल्स अगर दोनों का सेम आ गया ना तो किसी को मत बोलना सॉल्यूट, किसी को मत बोलना सॉल्यूट। बोलना यहाँ पे कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सर फिर कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कंसंट्रेशन टर्म्स को उससे निकालने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और आप कह रहे हो कैसे निकालेंगे? वो आप किसी भी एक को रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। मतलब आप अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन कर ही दिए तो आप ये मेंशन कर दोगे वहां पे कि एज्यूमिंग दिस एज सॉल्वेंट।
अगर फॉर्मूला आप लगा ही रहे हो, जो कि लगाना आपको नहीं चाहिए बट लगा दोगे तो लिख देना कि assuming this as solvent। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और पता है आप जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हो ना, जो लोग यहाँ जेई वाले बच्चे हैं ना, इधर क्लास 11th के हो 13th के हो जो भी हो, आप लोग का 2008 में आप देखना प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत टेक्निकली खेला है आपके साथ, वाटर और अल्कोहल का ही शायद एग्जांपल था, और उसको लेकर के 2-3 क्वेश्चन फ्रेम किया। उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि वाटर टू अल्कोहल का रेशियो 1:9 है, मोल रेशियो, ठीक है, 1:9 है। और अगले पार्ट में कह दिया, थर्ड वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में, कि व्हाट इफ वाटर टू अल्कोहल का रेशियो 9:1 क्या होगा ये आंसर। हम लोग बोला भाई ठीक है ना, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे। अरे जब वो 1:9 से 9:1 किया ना, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट ही चेंज हो गया पूरा, तो पूरा स्टोरी चेंज हो गया, बट अपने को समझ नहीं आ रहा था, नहीं आया तो ये नेगेटिव मिलेगा आपको। देख लेना लिक्विड सॉल्यूशन 2008 पैराग्राफ टाइप, ठीक है। अच्छा कोई बात, उसमें आपको एक कांसेप्ट एकदम सामने दिखाई दे। हाँ जी बताइए सर। हाँ आपने वाटर और अल्कोहल में आपने मॉलिक्यूलर मास की बात की थी। मॉलिक्यूलर मास बोले तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना। मोलर मास क्या है? या नहीं सर, एक्चुअली योर वॉइस इज क्रैकिंग, दैट्स व्हाई आई कांट क्लियर अच्छा इट। ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। अगर तुम 1 kg अल्कोहल और 1 kg वाटर ले, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बोथ आर सेम ना, एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए यार, तब बोल सकते थे कि सेम है। 1 kg अल्कोहल में अल्कोहल के जो मोल्स हैं, इथानॉल के जो मोल्स हैं, वो अलग नंबर में आएंगे और वाटर के अलग आएंगे, कि दोनों का मोलर मास अलग अलग है, तो फिर जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सॉल्वेंट, ठीक है। यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने बाकी टर्म्स। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं अपने पास, ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं। पहले तो क्लासिफिकेशन इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, एक है आपका वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, एक है कंसंट्रेशन टर्म आपका मास रिलेटेड। क्या इनका मतलब है समझते हैं आगे। वॉल्यूम रिलेटेड में कौन कौन आते हैं और इसमें कौन कौन आते हैं। वॉल्यूम वाले में आपके आएंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और क्या आएंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, और क्या आएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी। अच्छा, और क्या आएगा नॉर्मेलिटी। अच्छा, और क्या आएगा फॉर्मेलिटी। अच्छा, फॉर्मेलिटी भी होता है क्या सर कुछ? हाँ जी होता है, बहुत काम की चीज है क्या सर? तो बिल्कुल बेकार चीज है, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर्मेलिटी अपन किसके लिए डिफाइन कर रहे होंगे थोड़ा बात कर लेंगे। जैसा कि एक आप लोगों में से किसी ने एक सवाल पूछा था लास्ट क्लास में शायद, सर NaCl मॉलिक्यूल है क्या, ठीक है, और मेरा आंसर क्या था, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक लैटिस का पार्ट है। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा था आपको कि लैटिस का पार्ट है। लैटिस क्या है सर? सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया जाएगा क्या होता है, तो उसका जो पार्ट आप कह रहे हो वो क्या है, उसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे फार्मूला यूनिट। अब बोलोगे सर मॉलिक्यूल, अरे समझना उसको, आप जो कहना चाह रहे हो सर NaCl सर एक ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आप एकदम उसको मॉलिक्यूल के जैसा ही समझो, बट मॉलिक्यूल कहो मत। You can't say it molecule, but you have to feel everything about it like a molecule. ये कह दोगे तो लोग ये कहेंगे मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं है सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और इसलिए बस ये टर्म डिफाइन किया, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, और कोई टीचर्स आपको समझाएंगे भी नहीं, मैक्सिमम लोग स्किप कर जाते हैं क्या टर्म है, ये कहां पे आएगा समझ जाना, जहां पे आयनिक लैटिस होंगे वहां ये टर्म सिर्फ होगा डिफाइन, ठीक है। वाटर का H2O मॉलिक्यूल है, बट NaCl का एक NaCl फॉर्मूला यूनिट है, मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वाटर का लैटिस नहीं बनता है, NaCl का लैटिस बनता है, समझना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो क्लास 11th वाले वो परेशान नहीं हो बहुत, आप बस यहाँ पे ये ऐड कर लेना ब्रैकेट में, यहाँ पे बॉक्स में, सर हैज सेड वी विल गेट द मीनिंग इन सॉलिड स्टेट फॉर्मूला यूनिट, कम से कम इतना लिख दो, उस चैप्टर का नाम ले, जब पढ़ो तो समझ में अच्छा, वहां मेरे को समझ में आएगा, और जो पास आउट वाले उनको समझ में आ चुके। अब आते हैं मास रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, और क्या टर्म आएगा आपके पास मास फ्रैक्शन,
और क्या आ सकता है, मोल फ्रैक्शन भी इसी का भाई है भाई, और चेंज नहीं है, मोल फ्रैक्शन। और क्या आ सकता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी लिख रहा हूं, देखना यहाँ क्या था, मोलैरिटी आर है और यहाँ एल है, मोलैलिटी। ये मोलैरिटी को अपन कैपिटल एम से शो करते हैं, और ये मोलैरिटी को अपन छोटे एम से, ये बड़ी मम्मी और ये छोटी मम्मी, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एम और ये आपका ये है, ठीक है, छोटा। और क्या आ सकता है सर, पीपीएम और पीपीबी। ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन कितना होता है सर, मिलियन अगर सर अपन अपने लैंग्वेज में बोले, इंडियन टर्म्स में बात करें तो 10 लाख रुपए, 10 लाख होता है ना, 10 लाख वो होता है 1 मिलियन, ठीक है। और 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़। देश की हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 क्या, 1.3 बिलियन, Billion. billion, or we can say in our terms 130 crore, either 130 crore or 1.3 billion, क्योंकि 1 billion is equals to 100 crore and 1 million is equals to 10 lakhs। अपन 10 लाख को कैसे लिख सकते हैं, मिलियन होगा 10 to the power 6 और बिलियन होता है 10 to the power 9। ऐसा इसलिए कि बाहर के लोग वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग लाख, करोड़, अरब, खरब इस तरीके से नहीं यूज करते। अपन लोग ऐसा बोलते हैं अरबपति बन गया, उन लोग नहीं, बिलियनरी, क्वाड्रिलियनरी, पर उनका अलग चलता है, ठीक है। तो वो लोग का उन लोग का 1000 का गैप होता है, जैसे हम लोग का क्या है, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, इसमें 100 का गैप होता है ना। 100 लाख इज इक्वल्स टू 1 करोड़, 100 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 अरब, ऐसा हम लोग का चल रहा होता है, ठीक है। इनका 1000 का मल्टीपल पे चलता है। आप बचपन में जब पढ़े भी होंगे तो उसमें 3 के बाद कॉमा लगाना पड़ता है, इनके वाले, हमारे वाले में सिर्फ 1000 तक छोड़ के फिर 2 के बाद कॉमा लगाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत ये सब देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये दोनों टर्म्स हमारे पास होंगे। अच्छा, अब इसका नाम क्यों है वॉल्यूम रिलेटेड, इसका नाम इसलिए है वॉल्यूम रिलेटेड क्योंकि अब देखो इसमें हर जगह आपको वॉल्यूम कहीं ना कहीं दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम, इसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आने वाला है, इसके में भी वॉल्यूम आने वाला है, इसके में भी वॉल्यूम आएगा, जब आपको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले में ना, इस पूरे टर्म्स में कहीं भी वॉल्यूम का यूज होगा ही, सारी चीजें मास के टर्म्स में एक्सप्रेस किए गए, इसलिए क्या हो गया, मास रिलेटेड, और ये क्या हो गया आपके वॉल्यूम रिलेटेड। यहां तक क्लियर, ये बताओ। Yes. Yes. Yes, sir. ये मेरे को बताओ, आपसे ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ऐसा सवाल पूछ लिया गया है, एक बार तो एडवांस ने पूछा, फिर तो हर कोई पूछने लगा। इसमें से कोई 4 टर्म्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो दे देता हूं मैं, ये मान लो फर्स्ट ऑप्शन, ये मान लो सेकंड ऑप्शन, और ये मान लो थर्ड ऑप्शन, और ये मान लो फोर्थ ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल चेंज विथ change in temperature, which of the following value will change with changing temperature? First polar. Molarity. ये जो ऊपर वाला है फर्स्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि सोचो कि टेम्परेचर चेंज करने से चेंज क्या ही होता हो, अपने को पता है टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आता है। कोई भी चीज टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, बढ़ता है। कभी ऐसा सुने टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका मास बढ़ गया, कभी नहीं ये होता है, मास फिक्स्ड रहता है। मास को, मास कंजर्वेशन भाई, एक ही चीज तो सही है जो कि है मास कंजर्वेशन, है ना, अनलेस कि वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, वो बात छोड़ दो, उसको E = mc² की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल में मास तो भैया कंजर्व रहेगा ही। तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज करेगा, और सुनो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर अगर चेंज हो गया तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज के साथ ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट टेम्परेचर चेंज के साथ ये तीनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सारे मास में टर्म्स है, वॉल्यूम का कहीं आपका जिक्र ही नहीं है, और नहीं है तो भाई ये चेंज नहीं होगा। क्लियर, नाम ही देख लो वॉल्यूम रिलेटेड, जिसको साथ में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसको ऐड ही कर लो, ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इनको बोल देते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये बताइए पहले, आगे बढ़े, चलिए। Yes. ये हो गया। अब बात आता है कि सर वो तो ठीक है, क्या अपन लोग मोलैरिटी से ये मोलैरिटी कर सकते हैं क्या, कैलकुलेट मोलैरिटी कर सकते हैं क्या सर कैलकुलेट? सर अगर मेरे को मन करता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से
इस तरफ मान लीजिए मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का कर सकते हैं क्या सर? सर अगर मान लीजिए मेरे को मन करता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब मास बाय वॉल्यूम से आपको मास बाय मास कैलकुलेट करने का कर सकते हैं क्या सर? आपको अगर मन कर रहा है सर अपने को कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से अपन मोल फ्रैक्शन सर कर सकते हैं क्या सर? क्या लगता है क्या जवाब होगा? हाँ या ना? समझना? ये हो गया वॉल्यूम रिलेटेड V, यहाँ हो गया M। आपको इस तरफ से चल करके इस तरफ आना है। यू विल हैव टू यूज अ ब्रिज, राइट? आपको एक ब्रिज यहाँ पे यूज करना होगा जो आपको इस साइड से इस साइड, नदी के इस पार से इस पार आपको करवा सकता है। वो ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? क्या नाम है उसका? डेंसिटी। ठीक है, वो ब्रिज का नाम है डेंसिटी। मतलब इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनी ऑफ दिस टर्म यूजिंग दिस टर्म, these terms you will have to use density and vice versa। अगर इससे इसको कैलकुलेट करना है तो भी डेंसिटी आपको चाहिए होगा। डेंसिटी के बिना आप यहां से वहां जंप नहीं मार सकते। ठीक है, आपको डेंसिटी चाहिए होगा। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां तक हो गया। अब अपन लोग एक एक करके सारे टर्म्स को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहले टर्म से हमारा वो क्या है? हमारा परसेंटेज मास बाय मास। इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस भी साइड का है अब अपन साइड नहीं देखने वाले, अपन फ्लो में आगे बढ़ेंगे जिससे जिससे मैच करना होगा। एक तरह वाले एक साथ अपन आप समझ चुके हो। मास बाय मास है तो मास वाले साइड का होगा। परसेंटेज मास बाय मास का क्या होगा आपको इसको समझते हैं। इसको एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, बहुत आसान। जैसे मान लो कहा गया 25% मास बाय मास, ऐसा आपको कहीं पे दिया। कैसे दिया होगा इंफॉर्मेशन? देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ वाटर व्हिच इज 25% मास बाय मास। अब आप समझते रहो क्या कहा उसने और आगे बढ़ जाएगा। आपको डिकोड करना है NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन है 25% मास बाय मास। इसका क्या मतलब है वो अपन अब समझ लेते हैं। 25% मास बाय मास का मतलब हो गया 25 ग्राम ऑफ आपका सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट जो भी होगा 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in is present in is dissolved in 100 gram of solution। ध्यान देना, मैंने सॉल्यूशन लिखा है, मैंने सॉल्वेंट नहीं लिखा है। यहाँ सॉल्वेंट नहीं लिखा है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 25% मास बाय मास का 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ये बताओ पहले, अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे ये 25 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में बताओ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा? सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 25 ग्राम। तो बताओ जो आपका सॉल्वेंट है वो कितना प्रेजेंट? 75 ग्राम। 75 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम तो सॉल्यूशन का है ना, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट है 25, तो बच कौन गया? सॉल्वेंट। रिमेनिंग सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्ट प्लस सॉल्ट ही तो सिर्फ होता है। अच्छा चलिए, सिमिलरली अपन आगे बात करते हैं क्या? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसमें भी सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 25% मास बाय वॉल्यूम का आपको एग्जांपल दिया गया सेम चीज में कि 25% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल देगा इज डिसॉल्व्ड विद दिस। क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो गया। आपको समझना है इसका मतलब अब क्या था। 25% मास बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 100 क्या? ऊपर में देखो क्या, यहाँ ध्यान देना तो कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ मास था ऊपर में तो यहाँ ग्राम कर दिया, यहाँ भी मास था तो यहाँ भी ग्राम कर दिया। इस वाले में यहाँ ऊपर में सॉलिड की जगह पे क्या है? मास, तो यहाँ ग्राम कर दिया।
नीचे सॉल्यूशन के जगह पे क्या है, वॉल्यूम 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा भेदभाव अपन लोग क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, ये बताओ। Yes, यहाँ sir. 100 ग्राम क्यों बोला और यहाँ 100 ml क्यों करते हैं, कि अपॉन वॉल्यूम था ना, तो सेकंड वाले को वॉल्यूम कर देंगे। अच्छा, यहां तक अपने को बात समझ में आती है। अब क्या अपन ये बात बोल दें, अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है और इसमें 25 ग्राम सॉल्यूट है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, बताओ सॉल्वेंट कितना होगा। तो 75 आपको समझ में ml। आ रहा होगा अपन कैसे बता सकते हैं सर, है ना। 75 बोल दे क्या, 75 बोल दे क्या यहाँ पे, नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 100 ml माइनस 25 ग्राम इज 75 ml, ऐसा होता है क्या। 5 हाथी माइनस 3 गधा इज इक्वल्स टू 2 घोड़ा, ऐसा होता है क्या कभी। अरे यूनिट सेम होना चाहिए तब माइनस प्लस होता है, यहाँ तो अलग अलग। अगर आपको इतना करना ही है कि सॉल्वेंट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो डेंसिटी पता करो पहले, क्योंकि आप अल्टीमेटली वॉल्यूम से मास में आना चाह रहे हो, तो आपको डेंसिटी चाहिए होगा, और डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो इस पे कमेंट ही मत करो, सॉल्वेंट के बारे में बात ही मत करो, चुपचाप से बैठे रहो, आपसे पूछेगा भी नहीं वो। यहां तक क्लियर। थर्ड पे आते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेम एग्जांपल लेते हैं, 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, सेम बताओ, आप लोग बताना स्टार्ट करो जल्दी। 25 ml। ml 25 ml. गुड। 25 ml of solute Solute is is dissolved dissolved in in It is all 100 ml of ml solution. of solution ml of solution, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब बताओ इस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में अगर 25 ml सॉल्यूट है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा। So 75 75 ml. ml 75 25 ml बिल्कुल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, 75 ही होना है, वॉल्यूम है तो माइनस करेंगे। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, ये टर्म्स No, बहुत sir. यूज होते हैं। No, sir. यहाँ पे 13th वाले भी प्रेजेंट है ना, उनको भी पता होगा ये कितना यूज होता है, बहुत, मतलब हर तरह से आपको यही समझा रहा होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको पहचानना हो, वहां तो बात में यूज करेगा, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत जगह यूज करेगा, बट एप्लीकेशन पार्ट में ये टर्म्स बहुत यूज करते हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और अगर कभी आप फ्यूचर में जाकर के लैब में भी काम करते हो, भी मतलब लैब अपने कॉलेज में या फिर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में, ये सब टर्म्स आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा ना, तो आप लोग आगे जा करके और आज के क्लास के नोट्स को पढ़ रहे होगे, देखिए कैसे यार इसका क्या मतलब था, क्योंकि आपको हर जगह, आप जितने भी मेडिसिन आप यूज करते हो ना, लगभग जितने भी मेडिसिन आप यूज करते हो, मेरे को यहाँ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगभग सारे मेडिसिन में आप देखोगे ना, जो उस तरह के होते हैं, सब में लिखा रहेगा। अभी तो सबके पास सैनिटाइजर बहुत यूज हो रहा है ना, उसको देखना सबका डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा रहेगा, 25% वेट बाय वॉल्यूम, W/V। तो कंफ्यूज मत करना आज के बाद, W/V ओके, मतलब 25, वो क्या है कितना रहा, 10 ऐसा लिखा है, 10% W/V, तो समझ जाना ओके, 10 ग्राम ऑफ जो उसमें सॉलिड है उसको डिसॉल्व किया है 100 ओवरऑल में। अब वो वॉल्यूम कहा, 100 ml, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब हम लोग अगले टर्म को डिफाइन करते हैं, और वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा मोलैरिटी। मोलैरिटी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन आपको मोलैरिटी ही दिखने वाला है। ये सारे जो है ना, ये इतना यूज आएंगे, बट मोलैरिटी के बाद ही आएंगे भाई, सबसे ज्यादा यूज है मोलैरिटी का, ये तो भैया समझना ही, ये नहीं समझोगे तो बहुत तकलीफ है आपको। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब समझो डेफिनेशन क्या है। तो मोलैरिटी आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है, बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान देना, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ध्यान रखना। तो ml में क्यों नहीं, ml में क्यों नहीं, गुड। अगर आप ml में लोगे ना, अगर ml में यहां ले लोगे तो ये वैल्यू मिली मोलर हो जाएगी आपके पास, ठीक है, मिली मोलर हो जाएगी।
अब देखो मान लेते हैं एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कभी दिखाई पड़ा आपको 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख, अब इससे सर क्या डिकोड करें, क्या समझे इससे? आप ये समझो अच्छा 0.2 मोलर NaCl, ओके, और NaCl कह रहा है और यहाँ ऐसा कुछ कह देगा, मान लो NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, इट मींस 0.2 moles of NaCl is dissolved in 1 liter solution। देखो अगर ये होता इंफॉर्मेशन 0.2 मोल ऑफ NaCl dissolved in 1 liter solution, इसको आप 0.2 मोलर नहीं कह रहे होते, बताओ 0.2 मोलर, और यहाँ पे Yes, NaCl कह रहा है आपको सॉलिड। सर ये मोलारिटी वाला पार्ट है, फिर से मुझे समझा देंगे? अच्छा हाँ, क्या हो गया डाउट आपको? ये इसमें दिक्कत हो रहा है? मोलारिटी सर, मोलारिटी मुझे दिक्कत हो रही है। मोलैरिटी, ओके कोई, देखो मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अब देखो अगर मान लो आप लोग ये सोच रहे हो सर इसका कोई डेरिवेशन है क्या? अरे इसका डेरिवेशन नहीं है, ये इट इज डिफाइंड इन दिस मैन। अब वो क्यों सर, ऐसा क्यों डिफाइन करा सर? मतलब एक ही तरह से क्यों नहीं करा, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है। प्रीवियस जो हम लोगों ने देखा मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, वो भी एक तरीका है ना डिफाइन करने का। आप कह सकते हो ऐसा कुछ कि 20% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 0.26 मोलर NaCl सॉल्यूशन। हाँ क्यों नहीं हो सकता है? अरे अलग अलग वे है सिर्फ, तो डिफाइन कैसे भी होगा, और डेरिवेशन इसका नहीं होता, ये डिफाइंड ही इस फॉर्म में। अच्छा ओके, और अपन फिर क्या समझना चाह रहे हैं? अगर मान लो हमारे पास क्या है 0.2 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन कहीं पे लिखा हुआ है, इससे क्या समझिए? 0.2 मोलर कह रहा है ना, इसका मतलब 0.2 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तभी तो वो 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताओ। yes, sir. ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, मोलैरिटी को समझते हैं। मोलैरिटी, ये मोलैरिटी क्या होता है? कैपिटल बड़ी मम्मी है ये, और ये छोटी मम्मी, ठीक है, स्मॉल m, मोलैरिटी, ठीक है। ओके, इसको कैसे डिफाइन किया गया देखना, नंबर ऑफ, ऊपर वाला सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, क्या बताओ? Solvent in kg. Solvent in kg, number of moles of solute upon mass of solvent in kg। ये इस तरीके से आपका डिफाइंड है मोलैरिटी, स्मॉल m। इसमें क्या करेंगे अपन? अब मान लो यहाँ पे आपको ये कहता है, फिर से यहाँ पे कहीं मान लो इंफॉर्मेशन आपको लिखा हुआ ऐसा मिल जाए, एग्जांपल मान ले 0.2 स्मॉल m, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन। इसको कैसे भी लिख सकते हैं 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, और इसको कैसे बोलेगा 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मोलर मोलर, ठीक है। ओके, इसको समझेंगे क्या अपन? 0.2 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट, बताओ? 1 kg of 1 water. kg 1 kg वाटर। यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं, ठीक है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे आपका 1 kg वाटर आएगा, कि यहाँ पे सॉल्वेंट होता है इन kg, सॉल्यूशन नहीं है आपकी बात, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है मोलैरिटी का। और हाँ, अपने को अगर मोलैरिटी से मोलैरिटी में जंप मारना है, इससे ये कैलकुलेट करना है, तो क्या चाहिए होगा? तो डेंसिटी। क्यों चाहिए होगा डेंसिटी? क्योंकि मोलैरिटी जो है वो मास वाले ग्रुप का है, मोलैरिटी जो है वॉल्यूम वाले ग्रुप का है, और दोनों ग्रुप को कंबाइन करने के लिए ब्रिज अपने को चाहिए, और ब्रिज क्या होता है? डेंसिटी, ठीक है। ओके, चलिए अब अपन इसी फॉर्मेट में समझ लेते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी बता दो यार सर, ये क्या होता है? इसको लिखते हैं कैपिटल N, और नाम से देखो नॉर्मलिटी, ये इसका भाई है, ये है ना मोलैरिटी, इसी का भाई है, ये दोनों एक ही ग्रुप का है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं, डेफिनेशन एकदम सेम है। देखना क्या है इसका डेफिनेशन है, नंबर ऑफ, समझना बात को सुनना है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सेम,
क्या था ऊपर बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एकदम से इसमें कोई डिफरेंस। चेंज समझ लो सिर्फ कहां पे, सिर्फ चेंज है मोलरिटी में, यहाँ मोल्स था और इसमें यहाँ इक्विवेलेंट्स है, और कोई चेंज नहीं है। बाकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी एकदम सेम चीज है, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ मोल्स लेना होता है, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेना होता है। अब सवाल आता है सर इक्विवेलेंट्स क्या है, बता देते तो अच्छा होता, भला होता। इक्विवेलेंट्स अपन कहां पढ़ रहे होंगे, जब अपन स्टोइकियोमेट्री 2 पढ़ेंगे मेनली। स्टोइकियोमेट्री 2 अपन कहां पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस में, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अपन इसको कहां कवर करेंगे, इक्विवेलेंट्स का प्रॉपर डेफिनेशन अपन क्या कवर करने वाले हैं, कहां पे, जब पढ़ेंगे आपका स्टोइकियोमेट्री 2। और अभी एक छोटे से एक बात के लिए, मतलब एक कुछ सर फीलिंग तो आया अपने को, पूछ दिया अचानक से क्या होता है सर, कुछ तो कहने लायक बताइए। तो इक्विवेलेंट्स का अपन कहते हैं, इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। मतलब इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, मोल्स से ही रिलेटेड है, बट एक n फैक्टर कुछ ऐड होता है। वो n फैक्टर क्या है, इट विल बी अ नंबर और कैन बी अ फ्रैक्शन, मतलब ऐसा 2/3, 2, 1/3, ऐसा कुछ नंबर आएगा। नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, डोंट, ठीक है, ये होगा। अब ये n फैक्टर का क्या खेल है ना, ये n फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है n फैक्टर, ये हम लोग कहां बात करेंगे, जब पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री 2। ठीक है, अभी के लिए एक बेसिक आइडिया आपको मैं दे दे रहा हूं, जो थोड़ा बहुत फील कम से कम रहे आपके पास। NaCl का n फैक्टर 1 होता है, ठीक है, समझना बात को। HCl का भी 1 होता है, H2SO4 का जनरली 2 होता है, 1 भी हो सकता है, 2 होता है, ध्यान रखो 2 होता है इसका। अगर NaCl की जगह पे कितना हो जाए, मान लो यहाँ पे CaCl2, मान लो CaCl2, इसका 2 हो जाएगा इन फैक्टर। इसमें क्या देख रहे हो कि जो भी आपका आयन है ना, Na प्लस या Cl माइनस, उसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 और -1 ना, तो +1 है ना, उसका मॉड ले लो, 1 हो गया। अगर -1 भी ले रहे हो तो उसका मॉड ले लो, 1 हो गया। +1 -1 को ऐड और प्लस माइनस मत करना, इनटू कर दे, ऐसा कुछ नहीं। ये भी +1 है, ये भी -1 है, तो कोई भी एक लो, आइदर कैटायन को लो और एनायन को, और उसमें मॉड लगा दो, तो 1 हो गया। CaCl2 में देखो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है, मॉड लगा दो, 2 इज द आंसर, इन फैक्टर। Cl2 लिखा हुआ है यहाँ, और एक Cl पे -1 चार्ज है कितने Cl, 2 Cl, तो टोटल एनायनिक चार्ज कितना है, -2, मॉड लगा दो 2, तो हमेशा सेम ही आएगा दोनों का। HCl का आप ऐसे देख रहे हो, वहां पे चार्ज नहीं देख रहे हो बेसिकली, वहां आप देख रहे हो कितने H+ यहां से रिप्लेस हो सकते हैं। HCl का एक मॉलिक्यूल कितने H+ को रिलीज कर सकता है, एक ही आयन को रिलीज करेगा तो 1, H2SO4 2 कर सकता है तो 2। कुछ फील आ रहा है, ये बताओ पहले, कुछ जैसे यहीं पे एक चीज कुछ मतलब आपको इसमें सवाल पूछते हैं, आपको बताना कि इसमें क्या, ठीक है। मान लो ये है आपके पास Na3PO4 फॉस्फेट सोडियम, बताओ क्या होगा n फैक्टर, बताइए। क्या हो गया, अरे टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो और मॉड लगा दो, कितना होगा, ये होगा क्या? सोचो ना, ये सोचो पहले ये बना कैसे होगा, ये ऐसा होगा कुछ Na+ और PO43- ऐसा कुछ होगा, और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बचपन में अपन, तो ये बन गया Na3PO4। अब बताओ इस नेगेटिव पे चार्ज कितना है, -3 ना, मॉड लगा दो, 3 इज द आंसर। सर अपने को तो पॉजिटिव से देखने का मन कर रहा है, तो कोई नहीं सर, तो Na+ पे लगा दे क्या मॉड, अरे नहीं, ऐसा मत करो, एक ही एटम कंबाइन, इसका एक ही आयन इसके साथ कंबाइन करेगा क्या, नहीं ना, इसके 3 आयन कंबाइन करते हैं, ये 3 क्या शो करता है, यहाँ पे 3 Na+ आए होंगे और वो कंबाइन किए हैं इसके एक के साथ, क्योंकि ये इससे 3 गुना मजबूत था, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कितना हो गया 3, इसके ऊपर भी आ गया, मॉड लगा दो, 3 इज द आंसर, ठीक है, और यहाँ पे 3। ये एक बेसिक था, ये n फैक्टर थोड़ी बड़ी चीज होती है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। n फैक्टर रिएक्शंस के साथ चेंज करता है, रिडॉक्स रिएक्शन अगर आ गया, एक ही रिएक्शन में, मतलब एक ही क्वेश्चन में अपने को दो n फैक्टर भी देखना पड़ता है, तो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक,
ठीक है, तो कोई नहीं, जब सही टाइम आएगा अपन समझ चुके होंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया, चलिए थोड़ा सा आसानी चलने दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, अब देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो रिस्पांस दिया करो। ओके, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? Sir, it is कुछ a नहीं होता ratio है। of number of mole of a particular compound to the total number of the mole of the solution. ठीक है, गुड। इसका एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था वो वैसे ही रहेगा। मान लो क्या हमारे पास A है, B है, C है, 2 मोल्स, सारे गैसेस हैं, ठीक है, 2 moles, 3 moles and 5 moles. A, B, C are gases with 2 moles, 3 moles and 5 moles respectively. अपने को कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो क्या करेंगे, इसका मोल्स मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। क्लास 11 देखते रहना। तो मोल्स ऑफ A कितना है, 2/10। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है, 3/10 और मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या है, 5/10। तीनों को ऐड करके अगर देखते हो, मान लो समेशन ऑफ x कर देता हूं मैं, सारे मोल फ्रैक्शन का समेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अपने पास क्या आता है, मान लो अपने पास आता है मास फ्रैक्शन। क्या आता है अपने पास, मास फ्रैक्शन। सेम, कुछ भी चेंज नहीं। इसमें क्या करेंगे अपन, मान लो अपने को निकालना है, यहाँ ऐसा कुछ करते हैं, मान लो कि मास फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली ऐसा कुछ केस है, अब की बार मान लो सारे ग्राम है ना, इसके लिए सब मोल्स मान लो, यहाँ पे ग्राम मान लो इसके लिए। तो क्या करेंगे अपन, मास ऑफ A अपॉन टोटल मास। बस A का मास कितना है, 2/10, और फिर अपना मास फ्रैक्शन आपको चाहिए B का 3/10, C का 5/10। तीनों का ऐड करो, मास फ्रैक्शन भी क्या आएगा, 1 आएगा। फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 ही आता है। किसी भी चीज का मास मोल से मतलब नहीं है, फ्रैक्शंस का सारे का सम 1 आता है। हाँ, तुम कुछ को मिस मत कर जाना कि XA प्लस XB को ऐड कर रहे हो और बोल रहे हो सर 1 नहीं आ रहा है, XC भी उसका पार्ट था, उसको भी ऐड करो। चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़ा जाए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर बोर्ड अच्छे से देख नहीं रहा है, ऊपर वाला पार्ट में लाइट हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट में लाइट हो रहा है, बात तो सही है, अभी ठीक है नहीं? No, sir. अच्छा मैं उसको मैं यहाँ बना ही देता हूँ। कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ वैसे है नहीं, कुछ ऊपर में नहीं, बस मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। फिर तो यहाँ से ही स्टार्ट है, बस मोल फ्रैक्शन लिखा है, फिर तो उसके नीचे ही सब कुछ। सर, आपको कैमरे के पीछे वाली लाइट बंद कर देना चाहिए। अच्छा, बात आपकी सही है, बट इस रूम में फिलहाल अभी एक ही लाइट है जो पीछे वाला है, ओके उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, कुछ देखते हैं यार, मतलब क्या बोला जाए। ओके चलो यहाँ तक पहुंच गए अपन लोग। अब एक बार डिस्कशन, हाँ अपन लोग एक के बारे में नहीं करें, वो क्या था हमारा, फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी पे कर लेते हैं बात एक बार। कुछ नहीं, जैसा मोलरिटी नॉर्मलिटी था ना, उसी के फ्लो में अपना फॉर्मेलिटी भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, बस फॉर्मेलिटी करनी है अपने को। इसको पढ़ करके हम लोग बस फॉर्मेलिटी ही पूरा कर रहे हैं, कुछ अच्छे से नहीं पढ़ रहे। यहाँ क्या करेंगे बताओ क्या लिखा जाए यहाँ पे, बताइए। देखो मोलरिटी था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है फॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब यहाँ पर आपकी बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। अब ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है ना,
सॉलिड फॉर्मूला स्टेट। मास भी लिख सकते हैं ना क्या फॉर्मूला? सर? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास ठीक है, लिख सकते हो, मतलब फॉर्मूला मास मतलब नहीं बना रहा है, थोड़ा फॉर्मूला यूनिट ही लिखो यार। ओके सर। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट ही लिखो। और जो क्लास 11th वाले हैं वो वेट करो, जब हम लोग पहुंचेंगे सॉलिड स्टेट पे, वहां आपको समझ में आएगा यूनिट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, ओके। अब क्या अपने पास आता है? अब अपने पास आता है कि हमारा पीपीएम और पीपीबी, पीपीएम एंड पीपीबी, राइट? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो पीपीएम पे लिखो आप लोग, पीपीएम में लिखो पार्ट्स ऑफ ए सब्सटेंस, पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस आउट ऑफ अ बिलियन, सॉरी मिलियन, पार्ट्स ऑफ ए सब्सटेंस आउट ऑफ 1 बिलियन, पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस आउट ऑफ 1 बिलियन। अरे यार मिलियन, पीपीएम है ना तो मिलियन, ठीक है। और पीपीबी में क्या कर लेना, पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट है, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 billion, parts of the solute in 1 million, parts of the solute out of 1 billion। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझ, डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है। और मिलियन में 10⁶, इसमें 10⁹, ये तो है ही। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो एक चीज यहां पे ध्यान देना कि अपन लोग ये पीपीएम और पीपीबी जो है ना, बहुत ही छोटी यूनिट होती है। मतलब सवाल ये आता है कि आपके पास मान लो आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया या फिर कुछ भी किया, ठीक है, उसको जनरली लोग एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, बहुत सारा चीज है, किसी में आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट पीपीएम पीपीबी को पर्टिकुलरली यूज कहां किया जाता है, जहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन सच में बहुत कम होता है। सोच कर देखो कि 1 ppm का मतलब क्या होगा, एक बार सोचते हैं। 1 ppm मतलब इसका एक प्रेजेंट है आउट ऑफ अ मिलियन, 1 मिलियन में सिर्फ इसका एक प्रेजेंट। अब बोलोगे क्या, अब जो उसका ले रहे हो वही इसका ले लो, मतलब अगर उसका 1 बिलियन ग्राम ले रहे हो तो इसका भी ग्राम प्रेजेंट होगा, मतलब इसका 1 ग्राम उसके 1 बिलियन ग्राम, तो 1 ppb, इसका 1 ग्राम उसके 1 मिलियन ग्राम है, 1 ppm। इसको जनरली कहां यूज किया जाता है पता है? आप देखोगे कभी आर्टिकल पढ़ते होगे, अगर पेपर में कहीं आर्टिकल पढ़ रहे हो या कहीं भी, इन्वायरमेंट चेंज पे तो आजकल बहुत बातें हो रही है। आप जो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है ना, मतलब हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है ना, SO2, SOx, NOx बेसिकली, SO2, SO3, NO2, NO3, और भी जो गैसेस प्रेजेंट है CO2, ये वो सारे, ठीक है। अब देखोगे कि आपको अक्सर कहीं आर्टिकल में लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो SO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा हो गया एंड नाउ इट इज 66 ppm। आप उस चीज को अब समझ सकते हो उसका मतलब क्या है, 66 ppm का मतलब क्या है। SO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये समझो कि SO2 का एक मॉलिक्यूल, समझना है मॉलिक्यूल समझो, उसका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स, किसके, एयर के। जब एयर का 1 मिलियन होगा तो उसमें इसका एक प्रेजेंट होगा, ये कहने का मतलब हुआ 1। अगर कोई कह रहा है मान लो 66 ppm SO2 इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर, इसका मतलब 66 मॉलिक्यूल्स इसके होंगे आउट ऑफ 10 लाख, मतलब 1 मिलियन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ये मतलब होता है ppm ppb का, और इसको जनरली यूज किया जाता है बहुत छोटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने। एग्जांपल SO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, एग्जांपल दिया वही उस तरह, ठीक है। और हाँ, और कहां इसको यूज कर सकते हैं कि रिवर वाटर का भी मतलब पॉल्यूशन लेवल बताने के लिए इसी को यूज किया जाता है। जैसा अपन कहते हैं ना कि हमारा रिवर जो हो गया है सब गंदा हो गया है, उसमें मरकरी का अमाउंट मान लो बहुत ज्यादा है ना, पीने लायक नहीं, टॉक्सिक है, उसमें इंडस्ट्री वाले जो होते हैं। आपको एक चीज बता के अच्छा लगेगा, आप लोगों में समझ सकता है कुछ लोग इंजीनियर भी आगे जाके बनो, तो आप लोग ये ध्यान दोगे कि प्लांट्स में गवर्नमेंट जो ये मतलब बनाती है नॉर्म्स, ठीक है, तो ये भी उन पे कंडीशन होता है कितने बार
इंडस्ट्रीज पे, जैसे मान लो टाटा का प्लांट है, ठीक है, वो कुछ मैन्युफैक्चर कर स्टील करते हैं ना, स्टील कर रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चर करने के बाद बहुत अमाउंट में मतलब वेस्ट मटेरियल उनसे निकलता है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है पता है, कैसा रूल उनके ऊपर होता है, और वो जो वेस्ट निकालते हैं वो जनरली कहाँ डाला जाता है, कोई ना कोई नदी वैसा होता है उसमें ही डाल दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, अब वो इंडस्ट्री है तो वो भी कंट्री के ग्रोथ के लिए जरूरी है ना, सिर्फ वहां पे मानवाधिकार देख के नहीं काम चलेगा ना। तो नहीं मेरा रिवर गंदा हो रहा है, अरे रिवर गंदा हो रहा है आपको जॉब भी तो दे रहा है, यू हैव टू थिंक इन बिटवीन, बैलेंस आपको करना होगा। एक तरफ की आप बात नहीं कर सकते हो आंख बंद कि नहीं ये सही है ये गलत है, दोनों आपको एक बैलेंस करना होगा। तो गवर्नमेंट किस तरीके का बनाता है रूल्स, अब इंडस्ट्री है तो वो तो गंदगी कहीं ना कहीं तो फेंकेगा ही ना, और रिवर्स अच्छा क्या ऑप्शन उनके पास, बट रिवर को गंदा भी कम होना चाहिए। तो क्या करता है ये लोग, कंपनीज पे इंडस्ट्रीज पे ये रूल्स या नॉर्म्स बनाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, आप जो वेस्ट निकालोगे ना उसमें मरकरी अगर मान लो बहुत हार्मफुल है तो कहेगा वो 60 ppm से कम वाला वेस्ट आप पानी में डाल सकते, ठीक है। 60 ppm से ज्यादा का मरकरी अगर आप पानी में डाल रहे हो ना तो आप पे फाइन हो जाएगा, और इंडस्ट्री को कहेगा सरकार गवर्नमेंट कि आप पे मतलब आपको समझ लो आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा कि आप गलत काम करते, फाइन लग जाएगा आप पे। तो आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो, इंजीनियर बनते हो, ऐसा जॉब आपको मिलता है, तो आप ये भी चीज गौर करोगे कि ऐसी भी चीजें होती हैं, जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, आप बात करना आपको समझ में आया कि हाँ ऐसी चीजें होती है, तो आप लोग वहां पे क्या करते हो, उसको प्योर मतलब उसको फिल्टर करते हैं। इवन जो गैसेस होती है प्लांट में, कोई भी चीज का अगर प्लांट है उसमें गैसेस बहुत तरह के रिलीज होते हैं ना एयर में, वहां भी कंडीशन होता है कि आप जो एयर में गैसेस रिलीज कर रहे हो उसमें SO2 जो मेन पॉइजनस गैसेस हैं जो रिस्पांसिबल है मतलब लार्ज स्केल पे ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज की, उनको कहा जाता है कि आप लोग इतने ppm से ऊपर का नहीं भेज सकते। अब कंपनी मान लो अगर ये कर रहा है इंडस्ट्री, यार मेरा जो वेस्ट है गैस का वो तो उससे ज्यादा है ना, जो मेरा वेस्ट गैस बन रहा है वो 100 ppm का है, और गवर्नमेंट कहा है 60 ppm से नीचे का ही तुम ऊपर भेज सकते हो, उससे ऊपर का नहीं भेज। तो क्या करेगा इंडस्ट्री, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू पास करता है, मतलब उसको फिल्टर करके जो वेस्ट है ना उसको यहीं पे कर लिया करे, ऊपर में कम भेजेगा, और ये जो वेस्ट है उसको सही जगह से जमीन के अंदर डालना हो, जो भी करना हो उसको रिसाइकिल करना हो, यहाँ भी यूज करेगा। सवाल मान लो ये भी एक आता है, कंपनी ऐसा क्यों नहीं करता है खुद से, वो इसलिए नहीं करता है, वो फिल्ट्रेशन जो कर रहा है उसमें खर्च भी तो आती है, और अगर उसमें खर्च आएगी तो जो प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रहा है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मार्केट में जो काउंटर कंपनी है उससे उसको बीट करना है मुश्किल होगा। तो मतलब मिला के स्टोरी घूम फिर कर वहीं आता है कि दोनों अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बीच का रास्ता देख लो। अपन केमिस्ट्री वाले हैं, अपने को वो टर्म समझ में आना चाहिए। चलो यहाँ तक बात हो गई, ओके चलो क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो। क्लियर, सबको समझ में आया क्या हुआ, पीपीएम पीपीवी क्या है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके क्वेश्चन लिखिए। आपको ये इंफॉर्मेशन आपको ये बताना है, मान लो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको 10% NaCl, हाँ ठीक है 10% NaCl, 10% aqueous NaCl हेलो सॉल्यूशन। सर, हाँ जी, है थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा लिखिए ना। नीचे लिखिए। अच्छा ओके 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 ओके। मान लो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि 10% aqueous NaCl सॉल्यूशन, 10% aqueous NaCl सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, और क्या यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मान लो मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे वो लिख सकता है, 10% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो आपको परेशान नहीं होना, आप समझ गए क्या इसका मतलब है। बताओ इट इज हाउ मच मोलर, मतलब इसी इंफॉर्मेशन को मेरे को कन्वर्ट करना है मोलरिटी, तो बताओ कैसे किया जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? सेम सॉल्यूशन होगा, सेम कंसंट्रेशन होगा सॉलिड सॉल्वेंट का, उसी को दो अलग अलग फॉर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात हुई कि मान लो हमारे पास कोई भी चीज है, मान लो हमारे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर का आपको मैं कहता हूं मान लो 25 रुपीज इसका कॉस्ट है, तो आप बताओ इस डैश डॉलर, इस डैश यूरो, इस डैश रुपी, मतलब और भी जो करेंसी है कितने होंगे बताइए आप, ये इसका मतलब है, ठीक है। लाइट
मैं क्वेश्चन आपको बोल ही देता हूँ, ठीक है ना। 10% मास बाय वॉल्यूम aqueous NaCl solution is how much molar। अगर उसको मोलरिटी में एक्सप्रेस किया जाए तो कितना कहा जाएगा? तो सही में बड़ा हुआ है यार। ठीक है, और फिर आप इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बताओ, इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा फिर कि इसी को बताइए डैश मोल है, इसी को आप बताइए कि वो कितना मोलल होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहां से यहां तक तो अपन ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम वाले टर्म्स में आते हैं। मास बाय वॉल्यूम भी वॉल्यूम के साइड में था, मोलरिटी भी वॉल्यूम के साइड, और अपने को पता है इंडिया के अंदर ट्रेवल करने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता है ना, मतलब चिल मारो कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो हो गया कि एक कंट्री से अलग कंट्री जाने की बात होगी ना, तो अपने को अब चाहिए होगा, उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा, डेंसिटी की वैल्यू। तो आप बेसिकली डेंसिटी के लिए मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको दूंगा, चलो मैं आपको दे देता हूँ, मान लो 1.3 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का डेंसिटी, ध्यान, सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको, सॉल्यूशन का डेंसिटी तो बताओ कितना मोलर होगा। करा जाए, सॉल्व करा जाए, बताओ। चलो एक मैं करता हूँ सर और 1.74। 1.7, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखो अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 10% मास बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो पहले अपन यही समझते हैं ये 10% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। अपन लोग क्या समझ चुके हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपका 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज NaCl। सो 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, इज डिसॉल्व्ड इन, बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्लियर है, बताओ पहले। अरे क्या कर रहा हूँ, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution। ये बताओ यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है? ओके ओके, ये हो गया। अब अपन पहले ये समझ लेते हैं, एक बार देखना ध्यान से कि हमारा अपने को चाहिए क्या, मोलरिटी। मोलरिटी चाहिए अपने। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है ये सोच लीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, NaCl is the solute and what we have the mass of solute, but what we want to put here moles of solute। so कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपन मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास 58.5। तो ये क्या आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं आ गया, 10 ग्राम को ही अपन मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर लिए, तो आपके पास मोलरिटी का न्यूमरेटर तो आपने बना लिया। अब चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपके पास कितना वॉल्यूम है, 100 ml। इसी को आप बस लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट कर दो, आंसर आपका। तो कोई टेंशन नहीं, 100 ml को अपन लीटर में ये लिख सकते हैं अपॉन 1000। तो बस ये जो सॉल्व करके वैल्यू आपके पास आएगा ना, कितना मोलर इज द आंसर। देख लो क्या करना था, हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने अपनी चीजों को डिकोड करा पहले कि ये क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution। चाहिए क्या था, मोलरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम से मोल्स निकाल लिया NaCl का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर यहाँ ml में था, अपन लीटर में कन्वर्ट किया। क्लियर, आगे बढ़े, ये बताओ, ठीक है? यस सर। चलिए ओके। अब हम लोग इसी से क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, इस
अच्छा ये आंसर कितना आ रहा है, किसने करा है, कोई बताओ जल्दी यस बताओ। सर, मैंने किया 1.74। 1.74। चलो ठीक है, मान लिया गया आपकी बात को, आ भी जाएगा 1.74 मोलर। चलिए ये हम लोग मान करके अब इसको करते हैं कैलकुलेट कि इतना मोलर मतलब 1.74 मोलर इज हाउ मच मोलर। हाँ डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.3। किसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी। ठीक है 1.3। ओके ओके सर, इसका जल्दी से आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या यहाँ पे, कैमरे में दिखाई पड़ रहा है? ये नहीं दिख रहा No, होगा, sir. ज्यादा zoom नहीं ना, ये कुछ भी नहीं, एक मतलब अलाइनमेंट है, मैं यूज करता हूँ जो भी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड के नाम भी लिखे हुए हैं ना, कि इसमें कंपोजिशन, वो सारे कंपोजिशन जो है वो देखो कैसा लिखा हुआ है। एक कोई ऊपर में है, उसका है 1% वेट बाई वेट, सेकेंड है 0.114 वेट बाई वेट, फिर जो है समथिंग वेट बाई वेट। कोई दिक्कत है आपको? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा चीज कुछ आप कर रहे हो, बट आप समझ पा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो समझो कहाँ पे लोग उस टर्म्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। एटलीस्ट बाकी लोग डिकोड नहीं कर पा रहे, आप तो कर पाओ कि इसमें कितना अमाउंट पे कैसे प्रेजेंट है इसका मतलब। वही चीज यहाँ लिखा है, वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ, मास बाई मास। वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ, मास बाई मास। अच्छा जी चलिए, ये काम आपका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, पर इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि इसमें कैसे किया जाए। अब देखो 1.74 मोलर है अपने पास, और सबसे पहले डिकोड करो। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको डिकोड करके स्टेटमेंट में लिखो, और फिर इसका फॉर्मूला लिखो कि हमें क्या चाहिए, वैल्यूज पुट करो। क्या कहना चाह रहा हूं देखो, 1.74 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ पहले यही समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1.74 मोल्स ऑफ NaCl की बात थी ना, NaCl इज प्रेजेंट इन, मोलर है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है, ये बताओ। इसका मतलब यही हुआ, और सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, NaCl सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। वाटर H2O इज द सॉल्वेंट। किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ, यहां तक किसी को टेंशन नहीं ना? नहीं सर। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है। नहीं यहाँ पे इसका मतलब ये 1.74 मोलरिटी का, मोलर का मतलब सिर्फ यही है 1.74 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप इसको अब सर यहाँ हमेशा 1 लीटर क्यों हो रहा है सर, आपको चेंज करना है, स्मार्टली चेंज कर लो। मतलब 2 into दिस, मतलब अपन कह सकते हैं 3.48 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। एक ही बात है, एक ही बात है, वैल्यू इतना ही आएगा। तो इसको लिस्ट फॉर्म में, इंपेरिकल फॉर्म में यही कह सकते हैं बेसिक। आप बोलोगे नहीं नहीं सर नहीं, मेरे को यहाँ 0.5 लीटर में समझाइए, तो यहाँ 0.5 करोगे ना, तो इसको भी यहाँ से हाफ 0.86 कर लो, ऐसा 887 वो आएगा। ठीक है, इसलिए सबसे इजी होता है कि नीचे 1 ही रखो ना, तो मोलर का मतलब क्या होगा, इतना अपॉन 1 हो गया वॉल्यूम लीटर में, और इसको दे दो मोल्स को, वही तो करा हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने को चाहिए क्या, ये तो हुआ कि इसको डिकोड करके हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिख दिया। अब चाहिए कि कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी, मोलर कैलकुलेट करना है ना। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी कैसे करते हैं कैलकुलेट। ऊपर हो गया सर, कोई बात नहीं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, मोलरिटी। अपन समझते हैं ये मोलरिटी क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, अगेन वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज NaCl अपॉन, बताओ क्या होता है, बोलो, मास ऑफ, Sir, mass of solvent in kg. सॉल्वेंट। यहाँ पे कर देते हैं वाटर, क्या अपने को पता है वाटर ही सॉल्वेंट है, बस मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही है, ये अपने को करना है बस। ये वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज आप इस इंफॉर्मेशन से निकाल कर, फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज आप इस इंफॉर्मेशन से निकाल कर पुट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ NaCl है कि सीधा आपको दिया हुआ है 1.7, डायरेक्टली इट इज गिवन 1.74, कुछ नहीं करना है, ये तो सबसे आसान जा रहा है, सीधा पुट कर दो 1.7 अपॉन, बस लास्ट चीज, once you would calculate and put the value of mass of water in kg, you will get the answer, as simple as। कितना सिंपल है, यहां से स्टार्ट हुआ, बस एंड होने वाला है। सवाल आता है अब बताओ मास ऑफ वाटर, क्योंकि आपका पूरा स्टोरी बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ लीटर में दिया हुआ है आंसर। आप ये तो कर नहीं सकते हो कि सर 1 लीटर माइनस ये सर कैसे एक मास है, ये वही बात है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। क्या किया जाए?
Sir, board is not visible. The board is not. Board is not visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. एकदम विजिबल नहीं है क्या? No, sir. Sir, it's totally blank. सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया। सबको मेरी आवाज आ रही है? अभी ठीक है थोड़ा? हाँ जी। So your voice is hazy. यार नेटवर्क प्रॉब्लम यार। Okay, let us see what we can do. I am exiting from here. Okay. अच्छा, ओके, तो अपन एक काम करते हैं, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है? पता नहीं मेरी आवाज भी आप लोग तक पहुंच रही होगी या नहीं। फिर वेदर ऐसा हो गया है कि नेटवर्क Okay, sir. ठीक है। आई होप आवाज आप लोग इस बहुत क्वेश्चन कट को हाँ क्या बोल रहे हो? सर आवाज आ रहा है लेकिन कट कट के आ रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ट्राई करके रखना। अगले दिन कुछ भी नया स्टार्ट होता है तो ये तो तुरंत ही कंप्लीट आपका हो जाए, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप कर ही सकते हो। वैसे आपको मास निकालनी थी तो आप डेंसिटी का यूज करोगे और वॉल्यूम से मास निकालोगे, फिर सॉल्वेंट के मास को माइनस कर दोगे, आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, ठीक है? तो करते हैं अभी अगली क्लास में डिस्कस। अभी एक बार आप ट्राई करना, देखो हो पाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो कोई, ठीक है? Okay, sir. ओके ओके सर, Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.